बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावा शिंगू इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मजहर कलीम M.A। नावा शिंगू जंगल के नीचे बने हुए एक छोटे से कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। ये अड्डा जिसे जामशो कहा जाता था, नावा शिंगू इसकी फरमाइश पर रास्कोफ ने बनवा कर दिया था। जामशो शर्पा की ज़बान में शेर की कछार को कहते थे, और चूंकि नावा शिंगू ने इसे अपने लिए बनवाया था और वो खुद अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे बहादुर समझता था, इसलिए इसने इसका नाम जामशो ही रख दिया। इस अड्डे में 4 छोटे और एक बड़ा कमरा था, और इसकी सीढ़ियाँ ऊपर एक ऐसी जगह पर जाकर ख़त्म होती थीं जहाँ बड़ी सी झाड़ी थी। इस जामशो में ताज़ा हवा के आने के बाद भी ख़ास इंतजाम किए गए थे। यही वजह थी कि जामशो में काफ़ी अरसे तक आसानी से रहा जा सकता था। इससे यहाँ एक छोटे से कमरे में ऐसा सामान भी रखा हुआ था जो खाना पकाने के काम आता था, और पानी का इंतज़ाम इस तरह किया गया था कि जामशो से ज़रा फासले पर जंगल के अंदर एक कुदरती चश्मा था। वहाँ से पानी आसानी से भरा जा सकता था। नावा शिंगू जब यहाँ पहुँचा तो रास्कोफ के मुआहदे के तहत भेजी हुई 4 सफ़ेदफाम औरतें पहले से मौजूद थीं, लेकिन नावा शिंगू को न जाने ये चारों औरतें इस कदर पसंद ना आई थीं जितनी उसे वो सफ़ेदफाम औरत आई थी जो उन अजनबियों के साथ थी। इसके मुकाबले में ये 4 औरतें उसे मोटी, भद्दी और बदसूरत लग रही थीं, इसलिए इसने इनसे सिर्फ नाम पूछे और फिर आराम करने के लिए कह दिया। और इस वक्त वो उसी सफ़ेदफाम औरत के इंतज़ार में बेचैनी से कमरे में टहल रहा था जिसे पाशो ने अपने हमराह लाना था। उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था, बहुत देर हो गई, नावा शिंगू ने बड़े गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, और एक बार फिर टहलने लगा। उसी लम्हे कमरे में तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी और नावा शिंगू ये आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। वो तेज़ी से कमरे के एक कोने में रखे हुए बॉक्स की तरफ बढ़ गया। ये एक ट्रांसमीटर था जो रास्कोफ ने उसे दिया था, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो जामशो में बैठकर वो इनसे बातें कर सकें, या उन्हें कोई बात करनी हो तो वो इससे बात कर सकें। नावा शिंगू पामो चूँकि ग्रेटलैंड में पढ़ चुका था, इसलिए उसे इन साइंसी आलात से अच्छी तरह वाकफियत थी। इसने जल्दी से आगे बढ़कर बटन दबा दिया। हेलो हेलो, रास्कोफ कॉलिंग, ओवर। बटन दबते ही ट्रांसमीटर से रास्कोफ की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या बात है, क्यों कॉल की है, ओवर। नावा शिंगू ने बुरी तरह झिंझिलाए हुए लहजे में कहा। नावा शिंगू, तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, ओवर। दूसरी तरफ से रास्कोफ ने तेज लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? नावा शिंगू रास्कोफ की बात सुनकर बुरी तरह उछल पड़ा। हाँ, हमें इत्तला मिल गई है, तुम्हारा एक आदमी इन सब को घोड़ों पर सवार कराए जंगल में दाखिल हुआ है। अलबत्ता वो दोनों औरतें इनके साथ नहीं, सिर्फ 6 मर्द हैं। वो सब जिंदा सलामत और सही ठीक ठाक हैं। सुनो नावा शिंगू, जहाँ हम तुम्हारी सब शर्तें मंजूर कर सकते हैं, वहाँ हम तुम्हें इबरतनाक सजा भी दे सकते हैं, ओवर। रास्कोफ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुम गलत कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैंने इस सफ़ेदफाम औरत को हासिल करने के लिए पहले ही इनके खाने में गहरी नींद वाली दवाई मिला दी थी, और फिर मैंने तुमसे बात करने के बाद जाकर अपने आदमियों को इन्हें उठाकर पहाड़ियों में ले जाने और इन्हें वहाँ कत्ल करके इनकी लाशें यहाँ लाने का हुक्म दिया था। और मेरे नायब पाशो ने इस सफ़ेदफाम औरत को जिंदा और इन अजनबियों की लाशें यहाँ पहुँचानी थी, और मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ। और तुम कह रहे हो कि वो जिंदा भी हैं और मेरे आदमी औरतों को छोड़कर मर्दों को साथ लेकर भी आ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है, ओवर। नावा शिंगू ने हलक के बल चीखते हुए कहा। सुनो नावा शिंगू, हमारी इत्तला गलत नहीं है। वो थोड़ी देर बाद जामशो तक पहुंच जाएंगे और तुम्हें हमारी इत्तला के मुतालिक खुद ही इल्म हो जाएगा। हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं कि तुम इनका यहीं खात्मा कर दो, वरना ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से इंतहाई करख्त लहजे में कहा गया, और इसके साथ ही आवाज़ की बजाय दोबारा सीटी की आवाज़ आने लगी। नावा शिंगू का चेहरा गुस्से की शिद्दत से और ज़्यादा स्याह पड़ गया। इसने जल्दी से ट्रांसमीटर ऑफ किया और वो तेज़ी से इस कमरे से निकला और एक और कमरे में पहुंच गया जिसमें से सीढ़ियाँ ऊपर को चढ़ रही थीं। दूसरे लम्हे वो बैक वक्त 2-2 सीढ़ियाँ फलांगता हुआ चंद ही लम्हों में जामशो से बाहर आ गया। क्योंकि इसका प्रोग्राम यहाँ तवील अरसे तक रहने का था, इसलिए वो घोड़ा लेकर ना आया था और पैदल ही चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। वो चूँकि इन जंगलों का मुहाफिज था, इसलिए वो इन जंगलों का कीड़ा था। वो जामशो से निकलते ही दौड़ता हुआ एक तरफ को बढ़ता चला गया
और फिर थोड़ी देर बाद एक घने दरख्त के नीचे जाकर रुक गया। इसने इधर उधर देखा और चंद लम्हों में वो किसी फुर्तीले बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ता चला गया। स्टेन गन इसके कांधे से लटक रही थी। दरख्त की ऊपर वाली शाखों पर पहुंचकर इसने एक ऐसी जगह मुंतखब की जहां से वो इस रास्ते पर बखूबी नजर रख सकता था जहां से पाशो ने लाशें लेकर आना था। उसे अब भी रास्कोफ की इस बात पर किसी तरह यकीन ना आ रहा था कि पाशो इनकी लाशें ले आने की बजाय इन्हें जिंदा सलामत साथ लेकर आएगा। उसे मालूम था कि पाशो किसी सूरत भी इसकी हुक्म अदोली नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद वो इस दरख्त पर इसलिए आ गया था कि यहाँ ना सिर्फ रास्कोफ की इत्तला की आसानी से तस्दीक कर सकता था, और अगर वाकई पाशो इसकी हुक्म अदोली की है तो फिर इसने फैसला कर लिया था कि वो यहीं से मशीन गन के ज़रिए सबसे पहले इस पाशो को गोली से छलनी करेगा और इसके बाद इन अजनबियों को। वो जिस जगह बैठा हुआ था इस जगह से होते हुए वो नीचे से किसी सूरत भी नज़र ना आ सकता था, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था। अभी उसे वहाँ बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसके कानों ने दौड़ते हुए घोड़ों की आवाज़ें सुन लीं और वो चौंक कर सीधा हो गया। और थोड़ी देर बाद जब दरख्तों से निकलकर घोड़े सामने आए तो इसका खून पारे की तरह उछलने लगा। रास्कोफ की इत्तला दुरुस्त थी, क्योंकि बाकी 7 घोड़ों में से 6 पर वो अजनबी और 2 घोड़ों और एक घोड़े पर पाशो मौजूद था, और इनका रुख वाकई जामशो की तरफ था। लेकिन पाशो और वो अजनबी घोड़ों पर सवार होने की बजाय इन पर पेट के बल लेटे हुए थे। इनके मुंह घोड़े की गर्दन पर और पैर दुम की तरफ थे। वो बिल्कुल इसी अंदाज में लेटे हुए थे जैसे घने जंगल में आदमी घोड़े पर लेटकर गुजरता है, लेकिन इनके चेहरे वाज़ेह तौर पर नावाशिंगा के सामने थे और वो पाशो और वो अजनबी ही थे। इसका मतलब था कि वो किसी की नज़रों से बचने के लिए इस अंदाज में घोड़ों पर लेटकर आगे बढ़ रहे थे। तो पाशो इन अजनबियों के साथ मिल गया है, नावाशिंगो ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर इसे मशीन गन को इस तरह एडजस्ट करना शुरू कर दिया कि ये सारे घोड़ सवार इसकी रेंज में बखूबी आ जाएं। चूँकि वो लोग अभी मशीन गन की रेंज में ना थे, इसलिए वो खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग रेंज में आए, नावाशिंगो ने होंठ भींचते हुए मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और तड़तड़ाहट की खौफनाक आवाज़ के साथ ही नीचे जंगल में जैसे इंसानी चीखों का तूफान सा उमड़ पड़ा। सातों के सातों घोड़ों पर मौजूद अफराद गोलियों की बाढ़ खाकर घोड़ों समेत उलटकर दूसरी तरफ गिरे, क्योंकि गोलियां इन घोड़ों को भी लगी थीं। घोड़े तो नीचे गिरते ही उछले और तेजी से जंगल में इधर उधर दौड़ने लगे, जबकि पाशो और वो 6 अजनबी गोलियों का निशाना बनकर वहीं जमीन पर ही बुरी तरह तड़प रहे थे। नावाशिंगो ने एक लम्हा रुककर एक बार फिर मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और गोलियां एक बार फिर घास पर तड़पते हुए पाशो और इन अजनबियों के जिस्मों पर तड़ातड़ बरसने लगी। गुस्से की शिद्दत से नावाशिंगो मुसलसल फायर किया जा रहा था। हालांकि वो सातों के सातों बेहसो हरकत हो चुके थे, लेकिन नावाशिंगो का गुस्से से उबलता हुआ दिमाग किसी तरह ठंडा होने में ही ना आ रहा था। उसे इस वक्त हाथ रोका जब मशीन गन से क्रच की आवाज़ निकली। इस आवाज़ का मतलब था कि मैगजीन ख़त्म हो चुका है। मेरा नायब और मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। मैं इसकी लाश से टुकड़े उड़ा दूंगा, नावाशिंगो ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर खाली मशीन गन को कांधे पर लटकाकर वो तेजी से दरख्त से नीचे उतरने लगा। चंद लम्हों बाद वो ज़मीन पर था। दूसरे लम्हे वो दौड़ता हुआ इनकी तरफ बढ़ा। वो सब वाकई गोलियों से छलनी हुए पड़े थे। ये औरतें यकीनन पाशो वहीं अस्तबल में छुपाया होगा। मैं जानता हूँ कि वो इन्हें कहाँ छुपा सकता है। मैं इन्हें भी जाकर तलाश करता हूँ। पहले मैं रास्कोफ को बता दूँ कि मैंने मुआहिदा मुकम्मल कर दिया है। इसकी इत्तला भी दुरुस्त ही निकली और मेरा ही नाइब मेरे साथ गद्दारी पर तुल गया। मेरे साथ गद्दारी का यही अंजाम होना था, नावाशिंगो ने इंतहाई नफरत भरे अंदाज में पाशो की लाश को ठोकर मारते हुए कहा। फिर वो तेजी से वापस जामशो की तरफ दौड़ पड़ा ताकि वहां जाकर ट्रांसमीटर पर वास्कोफ को इत्तला दे कि इन अजनबियों की लाशें ले जाए या इन्हें भी पाशो की लाश के साथ ही किसी खाई में फेंक दिया जाए। थोड़ी देर बाद वो दोबारा उस कमरे में पहुंच गया जिसमें ट्रांसमीटर मौजूद था। अभी वो कमरे में पहुंचा ही था कि ट्रांसमीटर में से सीटी की आवाज़ निकलने लगी। इसने झपट कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रास्कोफ कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से रास्कोफ की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार इसके लहजे में गुस्से की बजाय मुसरत की झिंझनाहट मौजूद थी। रास्कोफ, मैंने मुआहिदा मुकम्मल कर दिया है और इन अजनबियों को भी मार डाला है और अपने नायब को भी गोलियों से उड़ा दिया है जो इनके साथ मिल गया था, नावाशिंगो ने तेज लहजे में कहा।
हमें इत्तला मिल गई है नावाशिंगू, लेकिन एक बात बताओ कि ये लोग घोड़ों पर बैठकर आने की बजाय लेटकर क्यों आ रहे थे? ओवर, रास्कोफ ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि तुमने यहाँ कोई ऐसे आलात, साइंसी आलात लगाए हुए हैं जिनसे तुम सब कुछ देख लेते हो। लेकिन ये तुम्हारे मेरे साथ पहले मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तुमने कहा था कि सिर्फ मौत के जंगल में आलात लगेंगे। ओवर, नावाशिंगू ने गुस्सीले लहजे में कहा। हम अपने मुआहदे पर पाबंद हैं, लेकिन नावाशिंगू तुम नहीं जानते कि दुनिया में साइंस कितनी आगे बढ़ चुकी है। हम तुम्हारे इस जंगल तो क्या, चाहें तो पूरी तादाद को किसी भी जगह से देख सकते हैं। तुम इन बातों को छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो। ओवर, रास्कोफ ने कदे नाखुशगवार लहजे में कहा। इसका मतलब है तुम जंगल के बारे में कुछ नहीं जानते। जब गुंजान जंगल हो या खतरे का मकाम हो, तो जंगल के लोग इस तरह घोड़े की पुश्त पर लेट कर आगे बढ़ते हैं। इस तरह दूर से देखने वालों को पता नहीं चलता कि घोड़े खाली आ रहे हैं या इन पर कोई मौजूद भी है। ये तरकीब यकीनन पाशों ने इन्हें समझाई होगी, लेकिन मैं चूंकि इनके इंतजार में ऊंचाई पर बैठा हुआ था, इसलिए मुझे वो साफ नजर आ गए। ओवर, नावाशिंगू ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तुम्हारी बात दुरुस्त है। हमें वाकई ये पॉइंट समझ में ना आ रहा था। बहरहाल ठीक है, तुमने वाकई मुआहिदा मुकम्मल कर दिया है। लेकिन वो दोनों औरतें जो इन अजनबियों के साथ थी, वो कहाँ रह गई हैं? ओवर, रास्कोफ ने कहा। ये पाशों की नीयत ज़रूर इन पर ख़राब हो गई होगी। मुझसे पहले भी शिकायतें मिली थीं कि पाशो जिस औरत के साथ जाता है दिल बहलाने लग जाता है, और बगैर मेरी इजाज़त के। लेकिन मैं चुप कर जाता था, क्योंकि बहरहाल वो मेरा नायब था। इसने ज़रूर इन्हें आगोश अस्तबल में रखा हुआ होगा। मैं अब वहीं जा रहा हूँ ताकि इन औरतों को बरामद करूँ। फिर इस काली औरत को मारकर इस सफ़ेद फार्म औरत को अपने साथ यहाँ जामशों में ले आऊँगा। मैं यहाँ वापस इसलिए आया था कि तुम्हें बता सकूँ कि मैंने मुआहिदा मुकम्मल कर दिया है। ओवर, नावाशिंगू ने कहा। ठीक है, हम मुतमईन हैं। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही ट्रांसमीटर से दोबारा सीटी की आवाज़ निकलने लगी। नावाशिंगू ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान जूलिया के साथ अस्तबल से कुछ दूर पहाड़ी चट्टानों के अंदर मौजूद था, लेकिन इन दोनों की नज़रें अस्तबल और इसके पीछे फैले हुए जंगल पर ही जमी हुई थीं। हो सकता है जो कुछ तुम सोच रहे हो बिल्कुल ही गलत निकले, इमरान के साथ बैठी हुई जूलिया ने कहा। वो दोनों इकट्ठे एक चट्टान की ओट में थे, जबकि इनके दूसरे साथी अस्तबल की दूसरी साइडों पर वहां से काफ़ी दूर दूर छुपे हुए थे। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, तुम भी यहाँ कह सकती हो, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। फिर वही बकवास, कभी तो संजीदा हो जाया करो। जूलिया इमरान के इस बेमौका मजाक पर वाकई बुरी तरह झिल्ला गई थी। कभी क्या, मैं अभी संजीदा हो सकता हूँ, बस तुम हाँ कह दो, इमरान ने उसे और ज़्यादा चिढ़ाते हुए कहा। मेरे हाँ कहने से क्या होगा? जूलिया ने यकलख्त होंद भेजते हुए कहा। इसका चेहरा अंदरूनी जज्बात की वजह से यकलख्त सुर्ख पड़ गया था और आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी, और इसके चेहरे का बदलता हुआ रंग और आंखों में उभर आने वाली चमक देखकर इमरान का हाथ बेख्तियार सर पर पहुंच गया। मैं संजीदा हो जाऊंगा और क्या, इमरान ने फौरन और हालात को नॉर्मल करने के लिए कहा, क्योंकि वो जूलिया को इससे कहीं ज़्यादा जानता था। उसे मालूम था कि जूलिया अभी एक की बजाय 10 बार हाँ कह देगी, क्योंकि इस वक्त वो अकेले थे और ऐसे मौके पर जूलिया को वाकई हाँ कहने का दौरा पड़ जाता है। हो तो तुम सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलने के लिए ऐसी बातें करते हो? जूलिया के होंठ यकलख्त और ज़्यादा भींच गए और चेहरे पर जज्बात की सुर्खी की बजाय गुस्से के तासुरात उभरने लगे, और इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया, क्योंकि इसका साफ मतलब था कि जूलिया इस मखसूस कैफियत से निकल आई है। बस ठीक है, मैं और तुम वापस पाकिस्तान जाकर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जानबूझकर आगे कुछ कहने की बजाय खामोश हो गया। जूलिया का चेहरा एक बार फिर रंग बदलने लगा। वापस जाकर क्या करेंगे? जूलिया ने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से इमरान को देखते हुए जज्बात में डूबे हुए लहजे में कहा। वापस जाकर फुटबॉल बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे और फुटबॉल का नाम रख देंगे जज्बात। बहुत अच्छा नाम है, फिर लोग कह सकेंगे कि वो वाकई जज्बात से खेल रहे हैं, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा, और जूलिया ने बेख्तियार मुंह फेर लिया। अहमक, पत्थर, संगदिल, जालिम, नॉनसेंस, जूलिया की बड़बड़ाहट सुनाई दी। ये भी अच्छे नाम हैं, चलो ऐसा करते हैं कि कुरा डाल देते हैं, जो नाम कुरे में निकल आया वो रख लेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो, खामोश हो जाओ, जूलिया ने यकलख्त चीख कर कहा। अरे अरे, इतने ज़ोर से मत चीखो, यहाँ पहाड़ियों में तो बाज़गश्त बहुत दूर तक सुनाई देती है। ऐसा ना हो कि बाकी साथी ये समझ लें कि हम इनसे अलहदा होते ही संजीदा हो चुके हैं।
इमरान ने कहा, और जूलिया न जाने किस जज्बे की वजह से यकलख्त हंस पड़ी। समझ लेते हैं तो समझ लें, मैं किसी से डरती हूँ? जूलिया ने यकलख्त मुस्कुराते हुए कहा, और इमरान वाकई इसे हैरत से देखने लगा, क्योंकि जूलिया का ये मूड वाकई इसकी समझ से बाहर था। अरे अरे, तुम तो रिहर्सल में इस कदर तेज जा रही हो, तो असल में क्या होगा? इमरान ने खौफजदा से लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि जूलिया कोई जवाब देती, अचानक इमरान के साथ रखे हुए एक छोटे से डब्बे में से ऐसी आवाज़ें निकलने लगीं जैसे दूर से तेज़ फायरिंग हो रही है। इसके साथ ही इंसानी चीखें भी निकलीं। इमरान ने चौंक कर इसका एक और बटन दबा दिया तो आवाज़ें काफ़ी तेज़ और गूंजदार हो गईं, जैसे अब दूर की बजाय इनके करीबी चट्टान के पीछे फायरिंग हो रही हो। क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर कहा। देखो, मेरा आइडिया दुरुस्त निकला। बस अब तक एक तुम ही हो जो मेरे सारे आइडिया गलत कर देती हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फायरिंग एक लम्हा रुककर दोबारा शुरू हो गई और फिर थोड़ी देर बाद खामोश हो गई। तो तुमने इनमें से किसी के लिबास में डिक्टाफोन छुपा दिया था, जूलिया ने कहा। जाहिर है, वरना अभी मेरे कान इस कदर तेज तो नहीं हुए कि इतनी दूर से फायरिंग की आवाज़ें सुन सकूं। अलबत्ता तुम तो चाहे हजारों मील दूर से सरगोशी में भी पुकारो तो सुन लूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो तुम्हें करीब से भी पुकारती हूँ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। मेरे लिए तो तुम्हारे कान बहरे हो चुके हैं, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और इमरान की आंखें वाकई हैरत से कानों तक फैलती चली गईं। इसका मतलब था कि जूलिया अब तंग आकर ढीठ बन गई है, और अब इसने उल्टा इमरान को जिच करना शुरू कर दिया था। उसी लम्हे बॉक्स में से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दौड़ने वाला दूर से करीब आ रहा था, क्योंकि हर लम्हे कदमों की आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। इमरान और जूलिया दोनों इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हो गए। ये औरतें यकीनन पाशो वहीं अस्तबल में छुपाया होगा। मैं जानता हूँ कि वो इन्हें कहाँ छुपा सकते हैं। मैं इन्हें अभी जाकर तलाश करता हूँ। पहले मैं रास्कॉफ को बता दूँ कि मैंने मुआहिदा मुकम्मल कर दिया है। बाकी इसकी तला भी दुरुस्त ही निकली और मेरा ही नहीं मेरे साथ गद्दारी पर तुल गया। हो, मेरे साथ गद्दारी का यही अंजाम हो सकता था। नावाशिंगू ने गुस्से की आवाज़ भरी हुई बॉक्स में से निकलने लगी और फिर कदमों की आवाज़ें दूर जाती हुई सुनाई देने लगीं, लेकिन भागने वाले कदमों की नहीं, बल्कि चलते हुए कदमों की। और चंद लम्हों बाद खामोशी छा गई। कमाल है, अगर मैं अपने कानों से ये सब कुछ ना सुन लेती तो कभी इस बात पर यकीन ना करती कि तुमने जो कुछ सोचा वो हर्फ पर हर्फ दुरुस्त साबित हो सकता है, जूलिया ने इस बार तहसीन आमेज लहजे में कहा। चलो, तुम मेरे इल्म नजूम की तो कायल हुई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तुम वाकई इल्म नजूम जानते हो? तो बताओ कि तुम्हारी शादी कब होगी? जूलिया ने एक बार फिर खुलकर कह दिया। मेरी शादी? ओह, इसकी तो फीस लगेगी, इमरान ने जवाब दिया। तुम फीस भी ले लेना। जूलिया की नफ्सियात वाकई बिगड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद इसे अपनी बजाय इमरान की शादी का नाम लिया था। सिर्फ तारीख पूछनी है या ये भी पूछना है कि ये शादी किससे होगी? इसका नाम भी पूछना है। आम नजूमी तो पहला हर्फ ही बता सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम आधा नाम तो बता ही सकता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आधा क्या, तुम पूरा भी बता सकते हो। जूलिया वाकई पूरी तरह डिटाई पर उतर आई थी। शायद वो भी तंग आमद बजंग आमद वाले मुहावरे पर अमल कर रही थी। पूरा नाम तो मुझे पूछना पड़ेगा मिस मूर्ति से, अलबत्ता आधा नाम मैं अभी उसे बता देता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, मूर्ति से क्यों पूछना पड़ेगा? जूलिया ने चौंक कर कहा। इसलिए कि वाकई मैंने पूरा नाम तो पूछा ही नहीं अब तक, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, और जूलिया की आंखें यकलख्त सुर्ख होने लग गईं। तो तुम उस पर नजर रखे हुए हो? यही तुम्हारा किरदार है? इसी का तुम ढंडोरा पीटते रहते हो? जो लड़की तुम्हारे फ्लैट पर आ जाए तुम लफंगों की तरह उस पर नजर रख लेते हो, जूलिया ने बुरी तरह फुंकारते हुए कहा। जाहिर है कि वो तो यही तस्वुर कर रही थी कि इमरान इसका नाम लेगा। ये तो इसके तस्वुर में भी ना था कि इमरान मूर्ति का नाम ले देगा। अरे अरे, तो तुम्हारा मतलब है मैं मूर्ति को देखूं भी ना? फिर तो मुझे अंधा बनना पड़ेगा, और अंधे देखने की बजाय टटोलना शुरू कर देते हैं। अंधे जो हुए, इमरान ने कहा। शट अप, अब तुम बदअखलाकी पर उतराए हो, नॉनसेंस। जूलिया बुरी तरह बिगड़ गई। इमरान साहब, अचानक इन्हें चट्टान के पीछे से सफदर की आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों ही बुरी तरह चौंक पड़े। अरे, तुम हमारी राजो न्याज की बातें सुन रहे हो? यार, ये तो बड़ी बदअखलाकी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बेशक राजो न्याज करते रहें, लेकिन मैं ये पूछने आया था कि इस बॉक्स ने कुछ बताया भी है, या हम इसी तरह चट्टानों में रात तक बैठे रहेंगे? सफदर ने चट्टान के पीछे से निकलकर सामने आते हुए कहा।
बहुत कुछ बताया है, जूलिया ने जल्दी से कहा। वो शायद सफदर की आवाज़ सुनकर बुरी तरह झेंप गई थी और इसी झेंप को मिटाने के लिए फौरन ही बोल पड़ी और फिर इसने जल्दी जल्दी अब तक बॉक्स में से उभरने वाली सारी बातें बता दी। ओह, इसका मतलब है कि वो नावा शिंगू अब आपकी तलाश में अस्तबल तक आएगा। इसका मतलब है कि इमरान साहब का ना सिर्फ आइडिया दुरुस्त निकला, बल्कि उन्होंने जो तरकीब इस्तेमाल की वो भी दुरुस्त साबित हुई। सफदर ने तहसीन भरे लहजे में कहा। इसीलिए तो भाई इन्हें साथ लिए बैठा हूँ कि ऐसा ना हो कि वो नामुराद शिंगू इन्हें ले उड़े और हम उम्मीद के चक्कर में ही फंसे रह जाएं। इमरान ने कहा। इमरान साहब, सच्ची बात यह है कि आपने जो अनोखा काम किया था कम अज़ कम मेरी समझ से बाहर था। और फिर इन लोगों को अपना लिबास पहनाकर और इनके चेहरों पर मेकअप करके इन्हें घोड़ों से इस तरह बांध कर जंगल में भेजा था कि इससे नावा शिंगू के अड्डे का भी पता चल जाए और नावा शिंगू यहाँ भी दौड़ाएगा। किसी को यकीन आता था? सफदर ने हंसते हुए कहा। तुम अभी तक असल मकसद नहीं समझ सके। मुझे इन अड्डे वालों से, जिसके इंचार्ज का नाम रस्कॉफ ले रहा था, ये नावा शिंगू, यही खतरा था कि उन्होंने इस जंगल में कहीं टेलीवियो आलात फिट ना कर रखे हों, क्योंकि इस पाशो ने जो कुछ बताया था इससे यही शक पड़ता था। मैंने इस बात को ट्रेस करने के लिए सारा खेल खेला और देख लो, मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। जैसे ही घोड़े जंगल में दाखिल हुए इन्हें इसका पता चल गया और नावा शिंगू ने इन पर मशीन गन का फायर खोल दिया। फायरिंग की आवाज़ें बता रही थी कि एक ही मशीन गन से फायरिंग की गई है और फायरिंग भी खासी बुलंदी से की गई है। इसका मतलब है कि इस नावा शिंगू ने इस बात को पहले से चेक कर लिया था। चुनाचा वो धोखा खा गया, क्योंकि मैंने पाशो और इसके साथियों के जिस्मों को घोड़ों से इसलिए इस तरह बांधा था कि इस तरह वो खुद ब खुद अड्डे तक पहुंच जाएंगे। ये घोड़े सुधे हुए हैं और सुधे हुए घोड़े खुद ब खुद रास्ता पहचान कर पहुंच जाते हैं। इनके जिस्मों को स्याह रंग की रस्सी से बांधने के बाद दूर से वो रस्सी नज़र ना आ सकती थी, क्योंकि इनके जिस्मों का रंग गहरा स्याह है और स्याह पैरों और स्याह बाजुओं पर बंधी हुई स्याह रस्सियाँ। और फिर इसीलिए मैंने घोड़े भी खास तौर पर स्याह रंग के मुंतखब किए थे। फिर इनके आसाब सुस्त कर देने वाले इंजेक्शन लगाने का ड्रामा के बाद मेरा ड्रामा मुकम्मल हो गया। मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि अड्डे तक पहुंचने से पहले ये लोग चेक होते हैं या नहीं। इसलिए मैंने पाशो की जेब में डक्टाफोन रख दिया था और अब देखो इसका नतीजा क्या निकला। अगर इन लोगों की बजाय हम घोड़ों पर सवार होकर इस तरह अड्डे की तरफ जा रहे होते और अचानक किसी दरख्त से हम पर मशीन गन का फायर खोल दिया जाता, तो जिस तरह इन लोगों की चीखें निकली हैं, इस तरह हमारी चीखों से जंगल गूंज रहा होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए अपने इस सारे अनोखे ड्रामे की तफसील बताते हुए कहा। क्योंकि अस्तबल पर कब्जा करने और चंद अफराद को कत्ल करने के बाद वहाँ मौजूद बाकी अफराद को इमरान ने निहत्ता करके कैद कर लिया था और इसके बाद इसने वाकई वहाँ अजीबो गरीब ड्रामा शुरू कर दिया। अपने बैगों में से इसने मेकअप का सामान निकाल कर इनमें से 6 अफराद मुंतखब करके इन पर अपना और अपने साथियों का मेकअप किया और फिर इनके लिबास उतरवा कर खुद पहने और अपने लिबास इन्हें पहना दिए। इसके बाद इमरान ने बैग में से निकाल कर मखसूस इंजेक्शन लगवाए। इन इंजेक्शन्स के बाद इनके जिस्म इस तरह सुस्त पड़ गए जैसे वो आसाबी तौर पर मफलूज हो गए हों। इमरान ने 6 स्याह घोड़े मुंतखब किए और अपने साथियों की मदद से इन्हें इन घोड़ों पर सीधे रुख लिटाकर वहीं अस्तबल से मिलने वाली स्याह रंग की बारीक सी रस्सी से इनके हाथ और पैर घोड़े के जिस्म के साथ इस तरह बांध दिए कि वो आसानी से गिर ना सकें। अलबत्ता जोरदार झटका लगने के बाद ये गांठें खुद ब खुद खुल जाती और इस सारे ड्रामे के बाद इसने इन घोड़ों को जंगल की तरफ हाँक दिया। सबसे आगे इसने पाशो का घोड़ा रखा और इसके बाद एक कतार की सूरत में बाकी 5 घोड़े। इसके सारे साथी जूलिया समेत इससे इस सारे ड्रामे के बारे में बार बार पूछते थे, लेकिन इमरान आए बाएं शाएं करके इन्हें टालता रहा और फिर इसने खुद ही जूलिया समेत अपने लिए और बाकी साथियों के लिए अस्तबल से हटकर चट्टानों में छुपकर बैठने की जगह मुंतखब की। इमरान ने अलबत्ता बैग में से एक बॉक्स निकाल कर अपने साथ रख लिया था, जबकि बैग बदस्तूर जोसेफ और जवाना के पास थे। इन 6 अफराद के अलावा बाकी अस्तबल में मौजूद 4 जिंदा अफराद को इसके इशारे पर जवाना ने गर्दनें तोड़कर हलाक कर दिया था। इस वक्त तो इमरान के सारे साथी इमरान के इस सारे ड्रामे को समझ ना सके थे, लेकिन अब जो इसका नतीजा निकला था इसने इन्हें वाकई हैरान कर दिया था। ना सिर्फ ये मालूम हो गया था कि जंगल में बाकायदा चेकिंग आलात नस्ब हैं, बल्कि इमरान ने इससे मजीद दोहरा फ़ायदा उठाया था। नावा शिंगू जूलिया की वजह से अब अस्तबल में आएगा और यकीनन नावा शिंगू ये समझकर मुतमईन हो गया होगा कि इमरान और इसके साथी हलाक हो चुके हैं। और सबसे अहम बात यह कि नावा शिंगू इन अड्डे वालों के साथ पूरी तरह से मिला हुआ था। अब आप नावा शिंगू के आने का इंतज़ार करेंगे, सफदर ने कहा। हाँ,
क्योंकि अब नावाशिंगू ही हमें बताएगा कि अड्डा कहाँ है और वहाँ तक पहुँचने से रोकने के लिए कहाँ कहाँ आलात नस्ब हैं और वो किस किस्म के हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। वो आ रहे, अचानक जूलिया ने कहा और सफदर और इमरान चौंक कर उस तरफ देखने लगे। बाकी जंगल के अंदर से नावाशिंगू घोड़े पर सवार अस्तबल की तरफ आता दिखाई दे रहा था। मशीन गन इसके कांधे से लटक रही थी और वो बड़े अकड़े हुए अंदाज में आगे बढ़ रहा था। जूलिया, तुम ऐसा करो कि ज़रा नीचे जाकर एक चट्टान के पीछे छुप जाओ और ज़ोर से चीखना शुरू कर दो। तुम्हारा अंदाज ऐसे होना चाहिए जैसे तुम बंधी हुई हो और अब नावाशिंगू को देखकर चीख रही हो। इस तरह नावाशिंगू बजाय अस्तबल के अंदर जाने के तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा, वरना अस्तबल के अंदर बिखरी हुई लाशें देखकर वो चौकन्ना हो जाएगा। इमरान ने तेज लहजे में कहा और जूलिया सर हिलाती हुई चट्टान की ओट से झुके झुके अंदाज में निकली और फिर किसी जंगली खरगोश की तरह दौड़ती हुई नीचे बड़ी बड़ी चट्टानों की तरफ बढ़ती चली गई। सफदर, तुम जाकर बाकी साथियों को समझा दो, कहीं वो जूलिया की चीख सुनकर बुखलाकर उठ ना खड़े हों। अभी नावाशिंगू दूर है, जब तक वो करीब पहुंचेगा तुम अपने साथियों तक पहुंच जाओगे। इमरान ने जूलिया की जाते ही सफदर से कहा और सफदर सर हिलाता हुआ दूसरी तरफ को झुके झुके अंदाज में निकल गया। इमरान अब चट्टान की ओट में बैठा हुआ नावाशिंगू को देख रहा था। नावाशिंगू अब जंगल की हदूद से निकल आया था और अस्तबल की तरफ बढ़ रहा था। जूलिया इमरान से तकरीबन 10 फीट नीचे एक चट्टान के पीछे छुप गई थी। फिर अभी नावाशिंगू अस्तबल से कुछ फासले पर पहुंचा था कि अचानक जूलिया ने हेल्प हेल्प चीखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इसका सर और कांधों तक का हिस्सा इस तरह चट्टान से उभरा जैसे वो बंधी हुई पड़ी हो और जोर लगाकर चट्टान से अपना सर ऊंचा उठा लिया हो। जूलिया बाकी शानदार अदाकारी कर रही थी, क्योंकि इसके लहजे और चीखने के अंदाज में खौफ के साथ साथ हजियानीपन का अंसर भी नुमाया था। इसकी चीखों और हेल्प हेल्प के अल्फाज ने नावाशिंगू को बुरी तरह चौंका दिया। दूसरे लम्हे वो उछलकर घोड़े से उतरा और कांधे से लटकी हुई मशीन गन हाथों में लेकर वो वाकई किसी पहाड़ी भेड़िए की तरह दौड़ता हुआ जूलिया की तरफ बढ़ने लगा। इसके अंदाज में बेपनाह फुर्ती और कुव्वत थी। इमरान खामोश बैठा उसे जूलिया की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो जूलिया के करीब पहुंचा ही था कि यकलख्त इमरान ने चट्टान की ओर से हाथ निकालकर मशीन पिस्टल की नाल उसकी तरफ की और फिर मशीन पिस्टल की फायरिंग के धमाकों से पहाड़ियां गूंज उठी। नावाशिंगू के हाथों से मशीन गन निकलकर लुढ़कती हुई चट्टानों के नीचे गिरती चली गई और नावाशिंगू अभी हैरत से ठिठक कर खड़ा ही हुआ था कि इमरान चट्टान के पीछे से खड़ा हो गया। खुशामदीद नावाशिंगू, तुम वाकई असूल पसंद नावाशिंगू हो कि पहले खुद ही पनाह दी और फिर खुद ही कत्ल भी कराने की कोशिश की। इमरान ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। इमरान के उठते ही जूलिया भी उछलकर खड़ी हो गई और दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से दौड़ती हुई इमरान के करीब आ खड़ी हुई। तुम जिंदा हो, मगर वो जंगल में? नावाशिंगू ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर खौफ की बजाय सिर्फ हैरत छाई हुई थी। वो तुम्हारे साथी थे नावाशिंगू, देखो मेरे सब साथी तुम्हारे इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और नावाशिंगू ने मुड़कर देखा और फिर इसके होंठ भींच गए, क्योंकि इमरान और जूलिया के खड़े होने के बाद सफदर और दूसरे साथी भी उठ खड़े हुए थे और अब वो तेजी से चट्टानों को फलांगते हुए इनकी तरफ बढ़े आ रहे थे। तो तुम धोखेबाज हो, तुमने नावाशिंगू को धोखा दिया है। जानते हो नावाशिंगू को धोखा देना कितना बड़ा जुर्म है, नावाशिंगू ने गुर्राते हुए कहा और इमरान बे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हारी मासूमियत वाकई काबिल कदर है नावाशिंगू, तुम शायद हमें भी शर्पा ही समझ रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि इमरान का फिक्रा खत्म होता, नावाशिंगू ने यकलख बिजली की सी तेजी से छलांग लगाई और वो आगे इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में पलक झपकने में एक बड़ी चट्टान की ओट में छुप गया। ओट ले लो, इमरान ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही इसने चट्टान के पीछे गौता लगाया और उसी लम्हे एक तेज धार खंजर बिजली की तेजी से उड़ता हुआ इमरान के बालों को से छूता हुआ चट्टान पर एक छनाके से जा गिरा। अगर इमरान को गौता लगाने में एक लम्हे की भी देर हो जाती तो खंजर यकीनन इमरान की गर्दन में पेवस्त हो चुका होता। इमरान चट्टान की ओट में होते ही तेजी से झपट कर एक और चट्टान के पीछे हुआ और फिर इसी तरह मुख्तलिफ चट्टानों की ओट लेता हुआ वो इस चट्टान की साइड में पहुंच गया जिसके पीछे नावाशिंगू छुपा था। लेकिन वहाँ पहुंचते ही इमरान की आंखें यकलख फैल गईं, क्योंकि नावाशिंगू ना सिर्फ वहाँ से गायब हो चुका था बल्कि वो इर्द गिर्द की चट्टानों के पीछे भी नजर ना आ रहा था। वो उधर है, यकलख मूर्ति की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान तेजी से मुड़ा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि नावाशिंगू अस्तबल की पुष्ट से घोड़े पर सवार होकर उसे इंतहाई तेज रफ्तारी से भगाता हुआ जंगल की तरफ बढ़ा जा रहा था।
कमाल है, ये वहां तक कैसे पहुंच गया? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे वाकई इस बात पर शदीद हैरत हो रही थी कि चट्टान की ओर से निकलकर इन्हें नजर आए बगैर ये नावाशिंगो अस्तबल की पिछली सिमत में कैसे पहुंच गया, क्योंकि इस बड़ी चट्टान जिसके पीछे नावाशिंगो छुपा था के बाद नीचे अस्तबल तक छोटी चट्टानें थीं, और अगर नावाशिंगो इनके पीछे होकर जाता तो साफ नजर आ जाता। उसी लम्हे तनवीर ने मशीन गन का फायर जंगल की तरफ जाते हुए नावाशिंगो पर खोल दिया, लेकिन फासला चूंकि काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए गोलियां नावाशिंगो तक ना पहुंच पा रही थीं। बेकार है तनवीर, ख्वामख्वाह गोलियां मत ज़ाया करो, इमरान ने कहा, और तनवीर ने ट्रिगर से हाथ हटा लिया। नावाशिंगो अब जंगल में दाखिल होकर इनकी नज़रों से गायब हो चुका था। अब क्या करना है? जूलिया ने होंठ भेजते हुए कहा। पहले मैं इस नावाशिंगो की वो गुजरगाह तो तलाश कर लूँ जिससे वो वहाँ तक पहुँचाए, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और आगे बढ़कर इस बड़ी सी चट्टान से इधर उधर देखने लगा जिसके पीछे छुपकर नावाशिंगो गायब हुआ था। और चंद लम्हों बाद जरा सा दाएं तरफ हटकर एक छोटी सी चट्टान की जड़ में मौजूद एक गहरी दरार देखकर इमरान के हलक से तवील सांस निकल गया, क्योंकि ये गहरी दरार नीचे तक मुसलसल चली जा रही थी, और इमरान समझ गया कि नावाशिंगो इस दरार में उतरकर झुके झुके से अंदाज में दौड़ता हुआ नीचे जा पहुंचा है, इसलिए वो उसे जाता हुआ ना देख सके। ओह, ये दरार के रास्ते क्या है? बहरहाल ये यहाँ का आदमी है, इसे यहाँ के सब रास्तों का इल्म है, सफदर ने कहा, और इमरान ने सर हिला दिया। अब और क्या हो सकता है कि हम भी इसके पीछे जंगल में दाखिल हों। वैसे नावाशिंगो के इस फरार की वजह से अब मेरी अब तक की सारी प्लानिंग बेकार होकर रह गई है, इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा। मेरा ख्याल है हमें बराह रास्त इस तरफ जंगल में दाखिल होने की बजाय कोई लंबा चक्कर काट कर अंदर दाखिल होना चाहिए। घोड़े तो अभी अस्तबल में और भी मौजूद हैं, तनवीर ने कहा, लेकिन ये जंगल तो बेहद वसी और अरीज है। हम इतने वसी और घने और दरिंदों से पूरे जंगल में अड्डा कैसे ट्रेस करेंगे? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, इस तरह वाकई हम भी भटक जाएंगे, और हो सकता है इनके किसी साइंसी हरबे का भी शिकार हो जाए। तनवीर ने फौरन ही इमरान की बात तस्लीम करते हुए कहा। एक सूरत है, ये घोड़े यकीनन इस जामशो अड्डे को जानते होंगे, क्योंकि पहले जो घोड़े हमने रवाना किए थे वो भी खुद ब खुद उस तरफ को गए थे। इसलिए अगर हम इन घोड़ों को उधर हाँक दें और ख़ुद दूर दूर बिखर कर इनके साथ साथ चलें तो यकीनन हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। बॉस, आप मेरे साथ चलें, मैं सूंघ कर बता दूंगा कि नावाशिंगो कहाँ गया है, अचानक जोसेफ ने कहा, और इमरान इसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। ओह, मैं तो भूल ही गया था, जोसेफ जब हमारे साथ मौजूद है तो फिर हमें जंगल से क्या घबराना। ठीक है, चलो जोसेफ, तुम घोड़ा लेकर चलो, हम इधर उधर बिखर कर तुम्हें कवर करेंगे, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर नीचे अस्तबल की तरफ उतरने लगा। बाकी साथी भी इसके पीछे पीछे नीचे अस्तबल की तरफ उतरते चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।